हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के जो सिविल अपराइजिंग्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। ये घटना चक्र से है। सिविल अपराइजिंग्स किस तरीके के विद्रोह हुए थे अंग्रेजों के शासनकाल में। 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके पहले या उसके बाद उसके आसपास की ऐसी घटनाएं जो और विद्रोह हुए उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। रिवोल्ट ऑफ 1857 was followed by इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859। उसके तुरंत बाद इंडिगो का विद्रोह हुआ था और उससे पहले सन्यासी विद्रोह हो चुका था। 1763 से लेकर के 1800 के बीच में ये चला था। संथाल रिवोल्ट हुआ था ठीक उसके पहले 1855 से लेकर 1866 के बीच में। इवन कह लीजिए कि यह उस बीच में भी, उस दौरान भी 1857 की क्रांति के समय भी संथालों का विद्रोह चल ही रहा था। और पबना रिबेलियन जो था यह भी 1873 से लेकर 1876 तक रहा। यह उसके बाद हुआ घटना, 1857 की क्रांति के बाद की घटना है पबना रिबेलियन। अब एक एक चीज़ को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, कौन सी घटनाएं कहाँ किस तरीके से कैसे घटी। इंडिगो रिवोल्ट की अगर हम बात करें तो यह गोविंदपुर जिले गांव से नादिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के, उस समय वेस्ट बंगाल तो नहीं था, बंगाल था, बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था। उस डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुर गांव से फार्मर्स वर स्टॉप्ड द इंडिगो कल्टीवेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ टू वर्कर, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, whom worked for the an indigo cultivator once, जो कि कभी इंडिगो कल्टीवेटर्स के लिए काम किया करते थे। किसानों ने क्या किया कि इंडिगो के कल्टीवेशन का काम रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि इंडिगो के कल्टीवेटर्स जो थे वो सारे किसान दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के लीडरशिप में विद्रोह कर दिए। 1860 आते आते द इंडिगो मूवमेंट स्प्रेड टू नादिया, पवना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर। ध्यान रखिए ढाका इसमें आ रहा है जो अभी बांग्लादेश की राजधानी है। तब बांग्लादेश भी नहीं था। बांग्लादेश और आज का वेस्ट बंगाल अपना मिलकर दोनों बंगाल का निर्माण करते थे, मिल के बंगाल ही थे। नादिया, पवाना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर, ये सारे जगहों पर 1860 आते आते इंडिगो मूवमेंट स्प्रेड हो चुका था, फैल चुका था। इंटेलिजेंसिया ऑफ बंगाल थ्रू पब्लिक मीटिंग्स, जर्नल्स एंड आर्टिकल्स ऑफ द न्यूज़पेपर पॉपुलराइज्ड द मूवमेंट। जो माना यह जाता है, उस समय तक कहा यह जाता था कि जो बंगाल आज सोच रहा है 200 साल बाद वही पूरा भारत सोचेगा। अर्थात बंगाल के इंटेलिजेंस को या उसके इंटेलिजेंसिया को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा प्रश्रय दिया जाता था, माना जाता था ऐसा कि जो आज बंगाल सोच रहा है वही चीज़ें वैसे ही उसी पैटर्न पे 200 साल बाद भारत सोचेगा। इसीलिए सारा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आपको बंगाल से शुरू होते हुए नज़र आएंगे। अब देखिए, पब्लिक मीटिंग्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर के आर्टिकल से ये सारा मूवमेंट को इन लोगों ने पॉपुलराइज किया था। कैसे? अब देखिए कौन कौन से स्पेशल चीज़ें थी। हरीश चंद्र मुखर्जी साहब जो थे वो हिंदू पैट्रियट के एडिटर थे, जो कि एक हिंदू पैट्रियोटिक न्यूज़पेपर था। प्लेड मेजर रोल इन दैट, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस इंडिगो मूवमेंट के प्रचार प्रसार में। दीनबंधु मित्रा थ्रू नील दर्पण ओपनली picturized the atrocities of the indigo plantation owned on the farmers there। दीनबंधु मित्रा ने एक किताब लिखी, उसका नाम है नील दर्पण।
ये याद करते चलिएगा मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नील दर्पण दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था और हरीश चंद्र मुखर्जी जी हिंदू पैट्रियट के एडिटर थे। दीनबंधु मित्रा ने अपने किताब का नाम था नील दर्पण। उस नील दर्पण में ओपनली जो समस्याएं झेल रहे थे हमारे इंडिगो कल्टीवेटर्स, उनको सारे तरीके से नरेट किया था, उनका वर्णन किया था अपने उपन्यास में। सॉरी। जो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज श्यामलाम, ये जो गीत है वंदे मातरम, यह गाना song is derived from the famous novel आनंद मठ written by बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम जो गीत है भारत का राष्ट्रगीत, ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी के उपन्यास नॉवेल आनंद मठ से लिया गया है। द प्लॉट ऑफ दिस नॉवेल इज बेस्ड ऑन सन्यासी रिवॉल्ट। इस गाने का जो थीम है वो एक्चुअली में ये जो आनंद मठ ही है, जो नॉवेल आनंद मठ है, यही सन्यासी रिवोल्ट पे, सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया है। तो इसके पीछे की कहानी सन्यासी विद्रोह से था। तो वंदे मातरम जो गीत लिखा गया है सन्यासी विद्रोह से है, आनंद मठ से लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के। और वंदे मातरम जो पहली बार गाया गया था, संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कांग्रेस सेशन, जो उस समय INC इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। और उस समय वहाबुल्ला सयानी जी थे प्रेसिडेंट कांग्रेस के। देखिए वहाबी मूवमेंट के बारे में। अब वहाबी मूवमेंट विच कंटिन्यूड फ्रॉम 4th to 7th decade of 19th century provided an organized and stiff resistance to Britishers। वहाबी मूवमेंट जो था ये चौथे से लेके 7वें दशक तक चला था, 19वीं शताब्दी के। इसने बहुत अच्छा विरोध दर्ज कराया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। सर सैयद अहमद रायबरेली वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ दिस मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट के प्रोपाउंडर कौन थे? सर सैयद अहमद जो कि रायबरेली के रहने वाले थे, ये वहाबी मूवमेंट के प्रोपाउंडर थे, ये इसके प्रणेता थे। ही वॉज इंस्पायर्ड बाई अब्दुल वहाब ऑफ अरब। ये खुद इंस्पायर्ड थे अब्दुल वहाब से, इसीलिए इन इंडिया इट वॉज मेजरली इंस्पायर्ड बाई शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली। और भारत में ये शाह वलीउल्लाह दिल्ली के जो रहने वाले थे उनसे इंस्पायर्ड थे। बाय द एफर्ट ऑफ सैयद अहमद के एफर्ट से सॉरी, दिस आइडियोलॉजी सून स्प्रेड टू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। इनकी यह आइडियोलॉजी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स में, जो ये वाला इंडिया का हिस्सा था अगर माना जाए, तो इस हिस्से में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ में फैला, बंगाल में फैला, बिहार में, काबुल में, सेंट्रल प्रोविंसेस में फैला। ही कैप्चर्ड पेशावर फॉर सम टाइम। कुछ समय तक के लिए इन्होंने पेशावर पर कब्जा कर लिया था। कहाँ, किस पे कब्जा कर लिया था? पेशावर पर 1830 में। बट सून वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ बालाकोट। बालाकोट में एक युद्ध हुआ, बालाकोट बैटल के नाम से जाना जाता है, 1830 में, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। ही इंट्रोड्यूस्ड क्वाइंस विथ हिज नेम इन पेशावर। पेशावर में इन्होंने अपने नाम से क्वाइंस चलाए। आफ्टर द डेथ ऑफ सैयद अहमद साहब के डेथ के बाद सैयद अहमद, पटना बिकेम द सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। सैयद अहमद जब तक थे तब तक पेशावर रहा और उसके बाद पटना हो गया, पटना शिफ्ट कर गया इसका सेंटर, हेडक्वार्टर। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड द लीडरशिप वाज प्रोवाइडेड बाय मौलवी कासिम। जो मौलवी कासिम जी थे उनके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाने लगा। विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला, ये 4 लोग थे। मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला,
इन 4 लोगों के द्वारा ये सारा इसको लीडरशिप प्रोवाइड किया जाने लगा। आफ्टर पटना द ब्रांचेज ऑफ दिस मूवमेंट वर एस्टेब्लिश्ड इन द हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी एंड बॉम्बे। पटना के बाद इसकी और कई सारी वहाबी मूवमेंट की ब्रांचेज खुलने लगी। कहाँ कहाँ खुली? हैदराबाद में खुली, पहले पेशावर में थी आपने देखा, फिर पटना में आया, फिर आया इसकी ब्रांच खुलने लगी। हेडक्वार्टर तो पटना ही रहा, लेकिन इसकी ब्रांच हैदराबाद में खुली, फिर मद्रास में, फिर बंगाल में, फिर यूपी में, फिर बॉम्बे में, उस समय के बॉम्बे में। कूका मूवमेंट इज मोर और लेस सिमिलर टू वहाबी मूवमेंट। कूका मूवमेंट एक था, वह मूवमेंट कुछ हद तक वहाबी मूवमेंट के सिमिलर था। बोथ स्टार्टेड एज अ रिलीजियस मूवमेंट बट लेटर ऑन दे गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉलिटिकल मूवमेंट्स। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुए थे, लेकिन कुछ समय बाद दोनों ही राजनैतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए। कौन कौन सा? कूका मूवमेंट और वहाबी मूवमेंट। सैयद अहमद खान थे उसमें, वहाबी मूवमेंट में। पेशावर और से स्टार्ट हुआ था, पटना बाद में हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया था। 1830 में वहाँ पे युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बालाकोट का, जहाँ एयर स्ट्राइक हुई थी। अब देखिए, विच हैड अ कॉमन गोल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। दोनों के कॉमन गोल भी थे ब्रिटिशों को भारत से बाहर खदेड़ना। 1830 में भगत जवाहर मल, हु वाज मेनली नोन एज सियान साहब, स्टार्टेड दिस मूवमेंट फ्रॉम वेस्टर्न पंजाब। पंजाब के पश्चिमी हिस्से से 1840 में कूका मूवमेंट की शुरुआत होती है भगत जवाहर मल के द्वारा। उनको लोग सियान साहब भी कहा करते थे। अब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू क्लींस द सिख religion of all superstitious evil practices and to make it pure। इस कूका मूवमेंट का मेन उद्देश्य था कि सिख रिलीजन को प्योरीफाई करना, उसकी कुरीतियों को दूर करना, उसके अंधविश्वासों को खत्म करना। इसलिए ये मूवमेंट चलाया गया था। कौन सा? कूका मूवमेंट। किसके द्वारा चलाया गया था? भगत जवाहर मल के द्वारा। इनको लोग सियान साहब भी कहते हैं। कब चलाया गया था? 1840 के आसपास। अब देखिए क्या हुआ कि यह कहाँ, किस क्षेत्र में मेनली था? वेस्टर्न पंजाब में। इन 1872 में द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट राम सिंह वाज एक्साइल्ड टू रंगून वेयर ही डाइड इन 1885। इसके जो मेन नेता बाद में उभरे वह एक और थे, राम सिंह। ये इनको देश निकाला, एग्जाइल में जाना पड़ा रंगून जो कि बर्मा में पड़ता था, वहाँ जाना पड़ा, रहना पड़ा, और वहीं पे इनका 1885 में ये वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। पागलपंथी वॉज अ सेमी रिलीजियस ग्रुप फाउंडेड बाई करम शाह। अब देखिए, पागलपंथी ही भी एक ग्रुप बना था जो सेमी रिलीजियस ग्रुप था, मतलब कि पूर्ण रूप से धार्मिक आंदोलन नहीं चला रहा था, धार्मिक समूह नहीं था, यह आधा समूह धार्मिक समूह था। फाउंडेड बाई करम शाह। इसके फाउंडर कौन थे? करम शाह थे। कौन थे? करम शाह। अब ट्राइबल पीजेंट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ अंडर करम शाह सन टीपू। करम शाह के पुत्र टीपू के अंडर में सारे ट्राइबल्स ऑर्गेनाइज हुए टू फाइट द ऑपरेशंस ऑफ जमींदार। जमींदारों के शोषण के विरुद्ध खड़े हो गए टीपू के लीडरशिप में। ये टीपू कौन है? टीपू करम शाह जी के पुत्र हैं। यह पागलपंथी जो ऑर्गेनाइजेशन था उसके प्रणेता थे करम शाह। टीपू ने क्या किया कि कैप्चर्ड शेरपुर इन 1825 एंड मेड हिमसेल्फ किंग। 1825 में टीपू ने शेरपुर को कैप्चर कर लिया। शेरपुर को कैप्चर कर लिया और उसे वहाँ पे अपने आप को राजा घोषित कर दिया, किंग घोषित कर दिया। He became so powerful that he started exercising sovereign powers। वो वहाँ पे इतने मजबूत हो गए, इतने मजबूत बन गए कि सोवरेन पावर्स को एक्सरसाइज करने लगे, जैसे कि जजों का अपॉइंटमेंट, मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट, कलेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, ये स्वयं ही करने लगे। द फरैजीज वर द फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम सेक्ट फाउंडेड बाई हाजी
सरियतुल्लाह ऑफ फरीदपुर इन ईस्टर्न बंगाल। जो फरैजीज थे वो मुस्लिम सेक्ट से जुड़े हुए थे और वो किसके फॉलोअर थे, किसको मानने वाले थे? हाजी सरियतुल्लाह ऑफ फरीदपुर ईस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न पूर्वी बंगाल के फरीदपुर जगह के रहने वाले एक हाजी सरियतुल्लाह थे, उनको मानने वाले लोग थे फरैजीज। दे एडवोकेटेड, उन लोगों ने ऐसा सपोर्ट किया। दे एडवोकेटेड रेशियल रिलीजियस सोशल पॉलिटिकल चेंजेज, उन लोगों ने रेशियल रिलीजियस और सोशल पॉलिटिकल चेंजेज को सपोर्ट किया, उसकी तरफदारी की। सरियतुल्लाह जो थे सन ऑफ दद्दू मियाँ, सरियतुल्लाह जो थे वो दद्दू मियाँ के सुपुत्र थे। दद्दू मियाँ 1819 से लेकर 1860 तक थे और ही ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स। सरियतुल्लाह जी ने अपने फॉलोअर्स को ऑर्गेनाइज किया विथ एन एम टू एक्सपेल द इंग्लिश इंट्रूडर्स फ्रॉम द बंगाल। बंगाल में जो इंग्लिश लोगों का इंट्रूजन बना हुआ है उनको बाहर करने के लिए सरियतुल्लाह ने ये ग्रुप का फॉर्मेशन किया। दिस रिवोल्ट कंटिन्यूड बिटवीन 1838 से 1860। 1838 से शुरू हुआ और 1860 तक यही इनका रिवोल्ट विद्रोह चलता रहा। एट द एंड द फॉलोअर्स ऑफ दिस सेक्ट गॉट मर्ज्ड इनटू वहाबी मूवमेंट, और जब वहाबी मूवमेंट हो वहाँ तक पॉपुलराइज हो गया तो इन्होंने अपने पूरे मूवमेंट को मर्ज कर दिया किसमें? वहाबी मूवमेंट में। अगर पूछा जाए कि वहाबी मूवमेंट में मर्ज होने वाला कौन सा एक रिवोल्ट और है तो उसका आंसर होगा फरैजीज। किसके द्वारा? सरियतुल्लाह के द्वारा चलाया जा रहा था। सरियतुल्लाह कौन थे? दद्दू मियाँ जी के सुपुत्र थे। अब देखिए वेलेज़ली ने 1805 में राजा ऑफ त्रावणकोर को कंपेल किया टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस। त्रावणकोर जो है वो आज का केरला है। वेलेज़ली ने सब्सिडरी अलायंस ले आए 1798 में। 1798 में इनका अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नर जनरल के रूप में ये आते हैं और ये वहीं से इंट्रोड्यूस करते हैं सब्सिडरी अलायंस। और उसके बाद ये 1805 आते आते महाराजा ऑफ त्रावणकोर को कंपेल कर देते हैं कि आप हमारे सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन करिए। महाराजा वाज वेरी अनहैप्पी विथ दिस treaty and was hesitating towards the completing some of its terms। महाराजा जो थे वो बहुत दुखी थे इनके इस ट्रीटी से, इस संधि से, और वो बहुत सारे संधि के शर्तों को लेकर बहुत सारे शंकाएं उनके मन में थे, वो सशंकित रहते थे। द बिहेवियर ऑफ द इंग्लिश रेसिडेंट वॉज रूड एंड वॉज फुल ऑफ हैट्रेड एज अ रिवोल्ट ऑफ दिस दीवान वेलू थम्पी विद द सपोर्ट ऑफ नायर बटालियन रिवोल्टेड अगेंस्ट देम। जो इंग्लिश रेसिडेंट थे वो बड़े रूड थे और वो बहुत ही नफरती तरीके से रहते थे। दीवान वेलू थम्पी के सपोर्ट से रिजल्ट इन दीवान वेलू थम्पी विद द सपोर्ट ऑफ नायर बटालियन रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। नायर बटालियन ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया इनके सपोर्ट से। अब देखिए वासुदेव बलवंत फाड़के वासुदेव बलवंत फाड़के जो कि 1845 से 83 तक रहे, वन ऑफ द लीडिंग अर्लीस्ट इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइज द रामोसी ट्राइब्स। ये रामोसी ट्राइब्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और ट्रेंड देम इनटू फाइटिंग फोर्स। रामोसी ट्राइब्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और एक फाइटिंग फोर्स के रूप में उसको बना देते हैं। कौन बनाता है रामोसी फोर्स को? वासुदेव बलवंत फाड़के। अब ही इस्टेब्लिश्ड रामोसी फार्मर्स ग्रुप। इन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसको नाम दिया रामोसी फार्मर्स ग्रुप। गडकरीज वर द हेरिडिटरी वर्कर ऑन द मराठा फोर्ट्स। मराठाओं के जो किले थे उन किलों में काम करने वाले लोग मतलब वंशानुगत रूप से गडकरी लोग थे। दे फेस्ड एक्सप्लॉयटेटिव कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। उन लोगों का शोषणात्मक रूप से उनसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द मराठा आर्मी। उनको मराठा आर्मी से निकाल दिया गया।
and their lands were given under the guardianship of ममालतदार सॉरी मराठा आर्मी से उनको निकाल दिया गया और उनका जो ज़मीन था वो ममालतदार के गार्जियनशिप में दे दिया गया। दीज सिचुएशंस मेड देम रिवॉल्ट इन 1844 एट कोल्हापुर। गडकरी लोगों को 1844 में मजबूरी में आकर के विद्रोह करना पड़ा। कब करना पड़ा? 1844 में। कहाँ किया इन लोगों ने? कोल्हापुर में, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गडकरी विद्रोह हुआ। अब बताइए 1837 टू 1856, 1856 से लेकर के 1837 से लेकर 1856 तक जो खोंड्स ऑफ हिली ट्रैक एक्सटेंडिंग फ्रॉम उड़ीसा टू श्रीकाकुलम एंड विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। 1837 से लेकर के 1856 तक, 56 में डलहौजी का कार्यकाल खत्म हुआ था, तब तक खोंड्स जो थे हिली ट्रैक एक्सटेंडिंग फ्रॉम उड़ीसा टू श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम तक जो फैले हुए पहाड़ियाँ थी, उनमें रहने वाले लोग रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उन लोगों ने, खोंड्स ने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। चक्रा बिसोई अ यंग किंग, चक्रा बिसोई एक नए राजा थे, यंग किंग थे। लेड द खोंड्स हु वर ज्वाइंड बाई घुमराज घुमसर और कालाहांडी एंड अदर ट्राइबल्स टू अपोज द एबोलिशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइसेस मरिहा। जो ह्यूमन सेक्रीफाइस को ख़त्म करने के लिए नियम बना था, उसके खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह किया था। घुमराज, कालाहांडी और चक्रा बिसोई के नेतृत्व में खोंड्स ट्राइब ने। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्सेस और मरिहा जो ह्यूमन सेक्रीफाइस को एबॉलिश कर रहा था और नए टैक्सेस जो लगाए जा रहे थे उनका विद्रोह किया। एंड एंट्री ऑफ जमींदार्स इनटू देयर एरियाज, अपने एरिया में जमींदार को आने की एंट्री को लेकर के ये नहीं चाहते थे और नए टैक्सेस नहीं लगवाना चाहते थे। एबॉलिशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइसेस को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने विद्रोह किया था। खोंडाल अपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मरिहा एजेंसी, मरिहा एजेंसी जो बनी थी ह्यूमन सेक्रीफाइस को एबॉलिश करने के लिए, उसका विद्रोह कर रहे थे। कोल रिवोल्ट was led by बुद्धो भगत एंड गंगा नारायण इन छोटा नागपुर एरिया 1831-32। 1831-32 में जो कोल रिवोल्ट था वो हुआ। किसके? कूका रिवोल्ट और कोल रिवोल्ट। देखिए, कूका पंजाब में हुआ था, अब कोल राम सिंह के द्वारा। अब कोल रिवोल्ट हो रहा है बुद्धो भगत और गंगा नारायण के द्वारा 1831 से 1832 के बीच में। मूवमेंट कंटिन्यूड इंटरमिटेंटली टिल 1848 तक चला। व्हेन दिस रिवोल्ट वाज फाइनली सप्रेस्ड। 1848 में कौन आया था? लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बन के आया था। उसने पूरा बढ़िया से कायदे से इन लोगों का सिस्टम ख़त्म कर दिया। बहुत ही क्रूर था वो तो। बघेरा रिवोल्ट बरोड़ा में हुआ था और बरोड़ा में अगेंस्ट इंग्लिश, ये 1818 में हुआ था। 1818 में ही मराठाओं से पेशवा बंद हुआ था, पेशवाई ख़त्म हुई थी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ और 1818 में ही बघेरा रिवोल्ट हुआ था बरोड़ा में, गुजरात में पड़ता है बरोड़ा, बैंक ऑफ बरोड़ा। Chronological order of the main revolts of India before 1857 is: बंगाल सिपाही मुटिनी हुआ था 1864 में। इन विच द बैटल ऑफ आर्मी ऑफ हेक्टर मुनरो रिवोल्टेड एंड वेंट अलॉन्ग द साइड ऑफ मीर कासिम इन द बैटलफील्ड ऑफ बक्सर। सिपाही मुटिनी जो बंगाल में हुई थी 1864 में, उसमें एक बटालियन हेक्टर मुनरो का विद्रोह करके मीर कासिम से के पास चली गई थी। वेल्लोर सिपाही मुटिनी जो थी 1806 में हुई थी। 1819 से 31 में रिवोल्ट ऑफ कच्छ हुआ था। कोल रिवोल्ट हुआ 1831-32 में। संथाल रिवोल्ट 1855-56 में हुआ था। अब देखिए 1855 से लेकर 1856 में जो संथाल विद्रोह हुआ, संथाल वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्राइब रिवोल्ट इन विच वी सी अ लॉट ऑफ ट्राइबल एंगर हेटेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। जो 1856 तक 1855-56 में संथालियों एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब है, इन लोगों ने बहुत सारा विद्रोह किया
अपने बहुत सारा इनके अंदर गुस्सा और नफ़रत इन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आ गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ काम ही नीतियाँ ऐसी लाते थे। द रिवोल्ट टुक प्लेस एट दामिनी कोह एरिया। दामिनी कोह एरिया था बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल हिल्स। भागलपुर और राजमहल हिल्स के बीच में दामिनी कोह एरिया था। उसी एरिया में रिवोल्ट विद्रोह शुरू हुआ। मनी लेंडर्स एंड ब्रिटिशर्स वर एक्सप्लॉइटिंग देम टुगेदर। जो मनी लेंडर्स थे और ब्रिटिशर्स वर एक्सप्लॉइटिंग देम टुगेदर, वो दोनों अपने आप को आपस में एक दूसरे को दोनों मनी लेंडर्स और ब्रिटिशर्स दोनों एक्सप्लॉइट कर रहे थे किसको, ये संथाल ट्राइब्स को। इंटरेस्ट रेंजिंग फ्रॉम 50 to 500% वॉज टेकन फ्रॉम संथाल बोरोवर्स। अगर कोई पैसा गलती से उधार ले लेता था तो उससे 50 से लेकर के 500% ब्याज लिया जाता था। बाप रे। सिंधु, कान्हू, चांद एंड भैरव वर द 4 ब्रदर्स हु गेव लीडरशिप टू दिस रिवॉल्ट। संथाल रिबेलियन जो कि 55-56 में हुआ था, 1855-56 में, इसके मेन नेता सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव 4 लोग थे। सिंधु ने एक बार कहा था, वन सेड टू द ऑफिशियल्स, गॉड सेड टू मी दैट दिस कंट्री इज नॉट ऑफ बॉसेस, गॉड विल फाइट फ्रॉम आवर साइड एंड इन दिस वे दीज बॉसेस एंड सोल्जर्स विल फाइट विद द गॉड। उसने कहा था कि भगवान ने मुझे कहा है, कंट्री ये बॉसों की कंट्री नहीं है, ये कंट्री बॉस लोग नहीं चलाएंगे, गॉड विल फाइट फ्रॉम आवर साइड। कह रहा है वह कि सिंधु कि भगवान हमारी साइड से लड़ेंगे, और इस तरह से जो बॉस और सोल्जर्स लड़ेंगे वो भगवान से सीधे लड़ेंगे और किसी हम लोगों से नहीं, सीधे भगवान से उनकी लड़ाई है मान लो, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। सिंधु का ऐसा मानना था। द रिवोल्ट कंटिन्यू टिल 1856। संथाल विद्रोह 1856 तक कंटिन्यू रहा। एट लास्ट ऑल द लीडर्स वर कैप्चर्ड एंड द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड। सारे नेताओं को, इन 4 लोगों को, 4 लोग कौन कौन से थे? सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव। सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव, इन चारों नेताओं को कैप्चर करना पड़ा, कर लिया गया, और ये सारा बंद सप्रेस कर दिया गया, इसको दबा दिया गया पूरे विद्रोह को। 1855 में क्या हुआ? संथाल रिवोल्टेड इन भागीरथी तालुका। भागीरथी तालुका भागलपुर। एक तालुका मतलब तहसील टाइप को तालुका बोलते हैं वहाँ पे, उसको बोलते हैं, उसका नाम था भागीरथी तालुका, भागलपुर जिले का है। वहाँ पे रिवोल्ट हुआ था। संथाल्स डिफीटेड द आर्मी ऑफ ब्रिटिशर्स लेड बाय मेजर बैरोज। मेजर बैरोज एक टुकड़ी लेकर गया था युद्ध करने के लिए अपनी आर्मी की, उसको हरा दिया था संथाल के लोगों ने। एट लास्ट द कमिश्नर ऑफ भागलपुर ब्राउन एंड मेजर लॉयड रूथलेसली सप्रेस द रिवॉल्ट। आखिरी में कमिश्नर जो भागलपुर के थे मिस्टर ब्राउन और मेजर लयॉड, इन लोगों को जा कर के बहुत ही क्रूरतापूर्वक इस रिवोल्ट को सप्रेस करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा, दबाना पड़ा। भील रिवोल्ट। भील हिंदुस्तान की इस समय की सबसे बड़ी ट्राइब है पॉपुलेशन वाइज। तो भील लोगों ने जब विद्रोह किया तब देखिए, आदिम ट्राइब्स ऑफ द भील कम्युनिटी विच लिव्ड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ खानदेश रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंग्लिश इन 1812 to 19। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ खानदेश में रहते हैं ये, इंग्लिश के खिलाफ 1812 से 1812 के बीच में विद्रोह किया। ऑफिशियल्स ब्लेम्ड पेशवा बाजीराव सेकेंड। पेशवा, इसके ऑफिशियल्स ने पेशवा बाजीराव सेकेंड और उनके रिप्रेजेंटेटिव त्रयम्बजी डंगलिया को ब्लेम किए फॉर इंसाइटिंग द भील्स टू द रिवॉल्ट, कि इन लोगों ने भील लोगों को भड़काया है। जबकि कौन भड़का रहा? अंग्रेज खुद ही भड़काने के लिए काफ़ी थे। इन रियलिटी द एग्रीकल्चरल हार्डशिप एंड द फियर ऑफ न्यू इंग्लिश गवर्नमेंट वाज द मेन रीजन फॉर दिस रिवॉल्ट। जबकि सच्चाई ये थी कि कृषि में जो कमियां हो गई थी, हार्डशिप आ रही थी, मजबूरियां पैदा हो रही थी, शोषण के विद्रोह, फियर ऑफ न्यू इंग्लिश गवर्नमेंट जो था उसको लेकर के बहुत सारा भय, शंका का माहौल था, उसी की वजह से यह विद्रोह हुआ था। 1825 में अंडर द लीडरशिप ऑफ सेवाराम
सेवाराम जी के लीडरशिप में भील लोग रिवॉल्ट किए। भील रिवॉल्टेड अगेन। 1825 में फिर से सेवाराम के नेतृत्व में भीलों ने रिवॉल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। ब्रिटिशर्स रूथलेसली सप्रेस्ड, बिना किसी मोह माया के उन लोगों ने बहुत ही गंदे तरीके से इसको दबा दिया सेकेंड टाइम भी। अब रंपा रिवेलियन पढ़ते हैं हम लोग। कौन सा रिवेलियन पढ़ते हैं? रंपा रिवेलियन। आप देखिए हिंदुस्तान के कितने सारे कम्युनिटीज़ हैं जो इतनी ताकत के साथ लड़ रही थी अंग्रेज़ों के साथ, और मतलब हर जगह असंतोष व्याप्त था अंग्रेज़ों के खिलाफ। रंपा रिवेलियन। रंपा हिली एरिया लाइज नॉर्थ ऑफ गोदावरी इन आंध्र प्रदेश। जैसे ये भारत का है तो ये गोदावरी नदी है, तो इसके नॉर्थ का जो एरिया है हिल्स, ये रंपा हिल्स है। अब यहाँ पर द ट्राइबल रिवॉल्टेड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स एंड द फॉरेस्ट एक्ट। यहाँ पे जो कृषि के मनी लेंडर्स थे, पैसे देने वाले ज़मींदार टाइप के लोग जो साहूकार थे, उनके खिलाफ, और फॉरेस्ट एक्ट जो अंग्रेज़ों ने बनाया था उसके खिलाफ इनका विद्रोह था। इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th century, सुरजी भगत एंड गोविंद गुरु नेम्ड स्पेशल रिफॉर्मर ट्राइड टू ब्रिंग सम रिफॉर्मर्स इन द ट्राइबल कम्युनिटीज़ रेसाइडिंग इन मेवाड़ ऑफ राजस्थान। हुआ यूँ कि सेकेंड हाफ 19वीं शताब्दी के दूसरे हाफ में, मतलब 1850 के बाद, सुरजी भगत एंड गोविंद गुरु ये सोशल रिफॉर्मर्स थे जो कि कोशिश किए कि हम थोड़ा बहुत रिफॉर्म लाएं। कहाँ? ट्राइबल कम्युनिटीज़ में। जो मेवाड़ और राजस्थान के मेवाड़ में रहती थी, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, सिरोही में, पाली में, ये सब राजस्थान की जगह हैं। पाली भी, सिरोही भी, प्रतापगढ़ भी, और बांसवाड़ा भी, डूंगरपुर भी, मेवाड़ भी, राजस्थान के ऐसे क्षेत्रों में वो रिफॉर्म लाना चाहते थे। गुरु गोविंद ऑल्सो कॉल्ड द लसोदिया, गुरु गोविंद जी को लसोदिया भी कहा जाता था। ये वो गुरु गोविंद साहिब नहीं, दूसरे हैं। सभ्य सभा का इन्होंने इस्टेब्लिश किया 1883 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होने के 2 साल पहले ही इन्होंने सभ्य सभा का स्थापना किया। विथ एन एम टू ऑर्गेनाइज भील्स, भीलों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। सॉरी। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रोपाउंडर ऑफ लसोदिया मूवमेंट। इन्हीं को लसोदिया मूवमेंट का प्रोपाउंडर भी माना जाता है, गुरु गोविंद जी को। बिरसा मुंडा लेड द रिवॉल्ट ऑफ मुंडा ट्राइब इन 1899 to 900। जो बिरसा मुंडा जी थे, लेड द रिवॉल्ट ऑफ मुंडा ट्राइब इन 1899 to 900। 1899 से लेकर 1900 तक बिरसा मुंडा जी ने मुंडा रिवॉल्ट करा। कलेक्टिव फार्मिंग वाज प्रिवेलिंग इन द मुंडा कम्युनिटी। मुंडा कम्युनिटी में सब इकट्ठे होकर के एग्रीकल्चर का काम, फार्मिंग करते थे। बट जमींदार्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, मनी लेंडर्स ईटीसी अटैक्ड दिस ट्रेडिशन टू कार्व आउट देयर ओन इंटरेस्ट्स। लेकिन जमींदारों ने और ठेकेदारों ने और साहूकारों ने मिल करके, तीनों ग्रुप ने, इस सिस्टम पे मतलब को ख़त्म करने के लिए अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। तो मुंडा चीफ फॉर 30 ईयर्स। तो मुंडा चीफ जो थे बिरसा मुंडा जी, ये 30 साल तक लड़े पर टू प्रिजर्व देयर ट्रेडिशनल फार्मिंग। दिस रिवॉल्ट इज़ ऑल्सो नोन एज सरदारी फाइट। ये सरदारी फाइट के नाम से भी जाना जाता है। 1895 में बिरसा डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज मैसेंजर ऑफ गॉड। 1895 में बिरसा जी ने अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ए मैसेंजर ऑफ गॉड। द रिवोल्ट, भगवान का मैसेंजर मतलब दूत, अपने आप को इन्होंने घोषित किया 1895 में। मोस्ट फेमस एमंग द रिवोल्ट ऑफ दिस टाइम। उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों के सभी विद्रोहों में सबसे ज़्यादा यह पॉपुलर हुआ था, मुंडा विद्रोह। द रिवोल्ट स्टार्टेड अगेंस्ट द अटेम्प्ट
to replace the traditional collective farming practice with the जमींदारी और individual ownership practices। तो जो इनकी कलेक्टिव फार्मिंग थी उसको ये प्रिजर्व करना चाहते थे इसके थ्रू। खूंट काटी और मुंडारी वॉज द ट्रेडिशनल कलेक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिस ऑफ मुंडाज। मुंडा जो प्रैक्टिस करते थे उसको वो लोग खूंट काटी या मुंडारी उसको नाम दिया जाता था। बट द पैसेज ऑफ टाइम बिरसा ट्रांसफॉर्म दिस रिवॉल्ट इनटू रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। कुछ समय के बाद इसको धार्मिक और राजनैतिक आंदोलन के रूप में बिरसा मुंडा जी ने कन्वर्ट कर दिया। ही इज कॉल्ड जगत पिता। उन्होंने अपने आप को जगत पिता और धरती अब्बा कहा। इनको धरती अब्बा और जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बिरसा मुंडा जी को। ही सेड वी विल फाइट विथ नॉन ट्राइबल एंड विल कलर दिस लैंड रेड विद देयर ब्लड लाइक अ रेड फ्लैग। उन्होंने कहा हम जो हमारे नॉन ट्राइबल्स हैं, गैर जनजाति लोग हैं, उन सबसे हम फाइट करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो इस पूरी धरती को लाल कलर से उनके लहू से रंग दिया जाएगा, जैसे लाल फ्लैग होता है, झंडा। इन February 1900 बिरसा वाज अरेस्टेड एंड डाइड इन द प्रिजन। 1900 फरवरी 1900 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और ये जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है यातनाओं से। एरिया इन बिटवीन रांची टू भागलपुर वाज अंडर हिज इन्फ्लुएंस। रांची से लेकर भागलपुर का जो एरिया था वो सारा एरिया इन साहब जी के, बिरसा मुंडा जी के इन्फ्लुएंस में था। ही कॉल्ड फॉर द वर्शिप ऑफ वन गॉड, सिंग बोंगा। ये एक देवता की पूजा के लिए कहते थे, सिंग बोंगा। रिनाउंसिंग द वर्शिप ऑफ अदर गॉड। ठक्कर बप्पा जी थे। उन्होंने सबसे पहली बार आदिवासी टर्म का इस्तेमाल किया था ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। ही वॉज जनरल सेक्रेटरी। आदिवासी पॉपुलेशन के लिए, आदिवासी जनसंख्या के लिए सबसे पहला आदिवासी टर्म, ट्राइबलों के लिए आदिवासी टर्म सबसे पहली बार किसने इस्तेमाल किया था? वो ठक्कर बप्पा जी थे, न कि मोहनदास करमचंद गांधी जी थे। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। वो जनरल सेक्रेटरी थे हरिजन सेवक संघ, गांधी जी के ही टीम में थे, लेकिन ये अलग व्यक्ति थे। हौज रिवॉल्ट कब हुआ? 1820 से 21 के बीच में। टुक प्लेस इन संथाल सब डिवीजन ऑफ बिहार के संथाल तहसील या सब डिवीजन में, उपजिले में हुआ। खैरवार ट्राइबल मूवमेंट इन 1876 वॉज लेड बाई भागीरथ माझी। खैरवार जो ट्राइबल मूवमेंट था 1874 में घटित हुआ, खैरवार ट्राइबल मूवमेंट आंदोलन, और यह भागीरथ माझी के नेतृत्व में हुआ। सुरेंद्र साई द क्लाइमेंट ऑफ द थॉर्न ऑफ संबलपुर लेड द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। सुरेंद्र साई जो कि उत्तराधिकारी होने वाले थे संबलपुर की गद्दी के, उन्होंने इसको नेतृत्व दिया। 1862 में उनको सरेंडर करना पड़ा, सुरेंद्र साई जी को, संबलपुर के। मोपलाह रिवेलियन 1921 में हुआ। 1921 में कहाँ हुआ? मालाबार एरिया में। मालाबार एरिया मतलब केरला में। हियर द मुस्लिम्स वर द मेजर शेयर क्रॉपर टेनेंट्स एंड हिंदूज वर जमींदार्स। यहाँ पे जमींदार ज़्यादातर हिंदू थे और वर्कर जो काम करने वाले मुस्लिम्स थे। द रिवॉल्ट टुक प्लेस ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन बाय जमींदार। जमींदारों के शोषण के द्वारा, जमींदार कहीं भी रहे वो शोषण ही किए, तो उसके लिए उनके खिलाफ ही ये युद्ध हुआ। अहोम रिवॉल्ट जो था 1828 में हुआ। अहोम रिवॉल्ट 1828 में वाज लेड बाई गोमधर कुंवर के द्वारा ये रिवॉल्ट लिया गया। कौन सा? अहोम रिवॉल्ट 1828 का। ताना भगत मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1914। 1914 में जो मूवमेंट हुआ वह है ताना भगत मूवमेंट हुआ। कहाँ हुआ? छोटा नागपुर। किसके द्वारा? ओरांव ट्राइब के द्वारा।
ओरांव ट्राइब्स जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास रहता है, वहाँ पर ताना भगत मूवमेंट हुआ। अब जातरा भगत और बलराम भगत, देवमेनिया भगत लेड दिस रिवॉल्ट। 3 नाम थे, जातरा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत। इन लोगों ने इस रिवॉल्ट को, ताना भगत मूवमेंट को नेतृत्व प्रदान किया। और जैडोनांग was the first tribal leader inspired by महात्मा गांधी and his philosophy। जैडोनांग पहले ट्राइबल नेता थे जो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा इंस्पायर्ड थे, उनके व्यक्तित्व, उनके फिलॉसफी से, उनके आइडियोलॉजी से। ही वॉज अ पायनियर फ्रीडम फाइटर ऑफ नागा कम्युनिटी इन मणिपुर। वो भी जो जैडोनांग थे, जैडोनांग जी, ये मणिपुर के नागा कम्युनिटी से आते थे और वहाँ भी ये फ्रीडम स्ट्रगल लॉन्च किए थे। ये फ्रीडम फाइटर थे जैडोनांग। तो इस तरह से हम लोग जो भारत में और अदर अपराइजिंग्स थे उनको देख लिया, जो कि 1857 की क्रांति के आसपास मतलब घटनाएं घटी, विद्रोह हुए, उन सबको समझ लिया गया है। अब इसी के साथ इस में विराम दिया जाता है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, सफलता निश्चित है, ज़रूर मिलेगी आपको। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।